हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेमबा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे हिंदी की सीरीज चल रही थी, तो हिंदी भाषा का विकास देख रहे थे हम लोग, है ना। और जो आमतौर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और इसके तहत जो है और न सिर्फ हिंदी के साथ साथ हम लोग जीएस पोर्शन को भी इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से रिलेट करके इस पूरे टॉपिक में दिया जाता है। फर्स्ट चैप्टर होता है आमतौर पे और बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर जो है बच्चे स्किप कर देते हैं इसको, है ना। तो उसको हम लोग एक दो वीडियो पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ से अब आगे हम बात करेंगे। हिंदी भाषा का विकास चल रहा है, तो उसमें ये बात है कि धर्म या समाज सुधारकों का योगदान क्या रहा हिंदी भाषा के विकास में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस को भी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित भाग 17 को देख लेंगे, 343 के सभी प्रावधानों को देखेंगे, है ना। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। इसमें देखिए, धर्म सुधार कि प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को भांपा और हिंदी की हिमायत की थी। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस है। देखिए, चूँकि हम देखते हैं पूरे भारत में कम से कम एक कॉमन भाषा ऐसी देखने को मिल रही थी जिससे लोग कनेक्ट कर पा रहे थे, है ना। उस समय की बात है जब हम अभी गुलाम हैं। तो उस समय काफ़ी चीज़ें जो हैं हिंदी की ओर अग्रसर रहीं, और कम से कम एक कॉमन भाषा ये मिला जिससे लगभग देश के सभी जगह नहीं, लेकिन फिर भी, जैसे साउथ में तो चलिए गुजरात में गांधी जी थे, लेकिन फिर भी हिंदी में बातें करते थे, है ना, क्योंकि ज़्यादातर भाषा हिंदी बोलचाल में आ चुकी थी। तो यही चीज़ था। उसमें बहुत सारे लोग जो जैसे लेखक, समाज सुधारक, है ना, राजा राम मोहन राय हो, टैगोर हो, इन सबों ने काम किया था। तो अब देखिए, जीएस पोर्शन के हिसाब से भी और प्लस हिंदी के विकास के हिसाब से भी हम बात करते हैं ब्रह्म समाज। देखिए, ब्रह्म समाज 1828 में इसकी स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें उनकी रही, संवाद कौमुदी हो या, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास के परिप्रेक्ष्य में चलना है, तो ये ब्रह्म समाज की बात करेंगे, है ना। तो 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इसी में एक साल बाद क्या है, सती प्रथा का अंत हुआ था ना, पता है, 1829 में। यही थे राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, ठीक है। तो अब देखिए, हिंदी भाषा के विकास में ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा। 1828 में इसको स्थापित किया गया, जीएस का ये बात मामला हो गया। राजा राम मोहन राय ने कहा, क्या कहा, स्टेटमेंट है, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, ठीक है। इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। उसके बाद ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने, अब देखिए केशव चंद्र सेन हो, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, 1875 में एक लेख लिखा, और उसमें कहा भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा था, यह उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा क्या है, लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही। अब देखिए, वही बात मैं जो कह रहा था, हालांकि ये बड़ा लंबा सा सेंटेंस है, कोई मतलब नहीं इसका, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। तो यह काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। एक अन्य ब्रह्म समाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए स्तुत्य योगदान दिया था। अब वो ठीक है, हो गया। अब हम बात करेंगे आर्य समाज। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब हुआ था, ऐसे ही। तो आर्य समाज की स्थापना जानते हैं 1875 में। कौन थे, दयानंद सरस्वती, ठीक है। और दयानंद सरस्वती गुजराती बोलते थे, और वो संस्कृत के अच्छे जानकार भी थे। हिंदी का उन्होंने सिर्फ काम चलाऊ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं हिंदी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा। तो उन्होंने क्या कहा था, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय का स्टेटमेंट
इम्पोर्टेंट है, गांधी जी का इम्पोर्टेंट रहेगा, ऐसे बहुत सारे लोगों का जो। तो हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, किन्होंने कहा? दयानंद सरस्वती। ठीक है मतलब पिरोना का मतलब एक सूत्र में बांध लेना, इकट्ठा कर लेना, सबको एक जैसा या एक में मिला लेना, समझ रहे ना? सभी लोग मतलब पूरी बात समझने लग जाएंगे, इकट्ठा करना। वे इस आर्य भाषा को सर्वात्मना देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे, मतलब पूरी तरीके से जो है हिंदी भाषा की वजह से ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। या अरविंद दर्शन के प्रणेता अरविंद घोष जानते हैं कि सलाह थी कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी का ग्रहण करें, अरविंदो घोष। ठीक है, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। देखो ब्रह्म समाज की क्या नाम है उसका, आर्य समाज की स्थापना हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो, डेट दोनों सिमिलर है ना? देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था। थोड़ा जीके में बात कर लें, और उसमें जो है दो लोग थे, एक तो हमारे यहाँ एनी बेसेंट हुआ करती थी और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, एनी बेसेंट ने क्या कहा, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है, वह भाषा हिंदी है। ठीक है, हिंदी जानने वाले आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले कहीं न कहीं मिल जाएंगे। तो भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए। सबसे पहले ये सब इस पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इस कथन का, सभी का कथन जो है इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कथन जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी हिंदी भाषा की हिमायत की गई थी, ये हमें जानना है कि इसमें ये और स्थापना कब हुई थी। और दूसरी बात यह है कि क्या हमारे पास अभी भी राष्ट्रभाषा है? संस्थाएं होती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो या ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, है ना? जो कोई भी संस्थान या संस्थान बनाए जाते हैं किसी न किसी पर्पज़ के लिए, एक समूह होता है। तो ये आज़ादी के लिए या समाज सुधार के लिए संस्थाएं बनाई जाती थी, तो ऐसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना? अब प्रार्थना समाज भी, चलो मुझे लग रहा था कि तीन चीज़ें जो है आमतौर पे बच्चों को कंफ्यूज भी कर देती हैं कई बार। देखिए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, और 1867 में सनातन धर्म सभा स्थापना 1895 में, इनके संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, सनातन धर्म सभा। ये तो प्रार्थना समाज जानते हैं, आत्माराम पांडुरंग, तीन लोग थे आमतौर पे, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग और एक और थे, अभी चलिए अच्छा बताऊंगा। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कौन करेंगे? विवेकानंद जी, इनके गुरु जी हैं रामकृष्ण। ठीक है, तो ये देखो कि यहाँ से हम डेटा याद कर पा रहे हैं। प्रार्थना समाज 1867, उसके उपरांत सनातन धर्म 1895 और 1897 में रामकृष्ण मिशन। ठीक है, विवेकानंद, ये याद रखेंगे। आदि ने हिंदी प्रचार के में योगदान दिया था, ठीक है। अब देखिए इतना सब करने के उपरांत भी आज भी हमारे पास कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है ना? अब देखिए कांग्रेस के नेताओं का योगदान क्या कह रहा। 1885 में हम जानते हैं क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हाँ, तो कांग्रेस जो है कहीं न कहीं हिंदी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। 1917 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, यद्यपि उन्होंने क्या कहा था, मैं उन लोगों में से हूँ। अब ये कथन इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करूँगा। 1917 में तिलक साहब ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सभी भारतवासियों से कि हिंदी आप लोग सीखें। ठीक है, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा,
महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। ठीक है, ये कथन ध्यान रखेंगे। राष्ट्रभाषा को राष्ट्र के लिए नितांत मानते थे, मतलब ज़्यादा आवश्यक है। उनका क्या कथन था, कथन याद रखेंगे। ये सब कब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथनों में से एक है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो आज हमारा देश कैसा है, आज हमारा देश कैसा है, गूंगा है। गूंगा नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र क्या है, गूंगा है। और हमारे पास राष्ट्रभाषा है क्या, नहीं है, तो गूंगा तो ही है गांधी जी के अनुसार। अनुच्छेद 343 में यह राष्ट्र भाषाओं की बात नहीं की गई है, राज्य भाषाओं की बात की गई है, राजभाषा। अनुच्छेद 17 नहीं, अनुच्छेद ये है, भाग 17 है। अनुसूची भाषा कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची, पागल लड़की। तो गांधी जी का स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। आज तक सोचिए कितनी दुर्भाग्य वाली बात है कि आज भी हमारे पास कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है ना। गांधी जी के हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरता से विचार किया। 1917 में भड़ौच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में उन्होंने कुछ कहा, वो भी देख लीजिए। लेकिन जो अभी कथन ऊपर था उसको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब देखिए क्या क्या है। हाँ, 1917 के भड़ौच में गुजरात में जो है शिक्षा परिषद के अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने क्या कहा था, राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण या शर्तें होनी चाहिए, है ना, तब वो जाके क्या बनेगा, राष्ट्रभाषा बनेगा। अब देखिए, जब हिंदी किसी एग्ज़ाम में कठोर पूछी जाएगी तो यहाँ से पूछी जाएगी। ठीक है, पहली बात, अमलदारों का मतलब राज्य के जो भी अधिकारी हैं के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो आसानी से उस भाषा को समझ पाएँ, उस भाषा को, पता नहीं कौन सी भाषा, जो राष्ट्रभाषा बन सकेगी। यह ज़रूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों, है ना। आज हिंदी लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। ठीक है, उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। उसके बाद चौथा, राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। अंततः उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। ये 5 बातें जो हैं अगर किसी भाषा के अंदर हैं तो वो राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। ठीक है, तो फिलहाल उनका कथन जरूर याद रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने फिर क्या कहा, वो बड़ौत से कहा था और 1 साल बाद फिर इंदौर से। तो फिर उन्होंने कहा, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ठीक है, कथन, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से यह कथन किसका है। कथन दे देगा, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। या वो वाला कथन दे देगा कि जब किसी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा ना हो तो वो राष्ट्र कैसा होता है, गूंगा होता है। और इस हिसाब से फिर विकल्प दे देगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, है ना, 4 विकल्प दे देगा कि किसका कथन है। तो ठीक है ना, गांधी जी ने कहा यह मेरा मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजे जाएंगे, 6। ठीक है, और 6 उत्तर भारतीय युवक को दक्षिण भाषाएं सीखने तथा हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण में भेजा जाएगा। सोचो 1918 में काफ़ी बढ़िया चीज़ उस समय, अभी हम लोग देखिए गुलाम हैं, तब की स्थिति है। और आगे कहा गया, इंदौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदी के कार्य के लिए राष्ट्रीय
राष्ट्रीय व्रत बना दिया। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण की ओर भेजा था। ठीक है, उनके सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को, हाँ, तो दक्षिण भेजा यानी कि मद्रास भेजा। गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास 1927 ईस्वी में एवं वर्धा 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गई थी। 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, सबसे बड़ी बात क्या है, ये भी एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि भाई 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, है ना। गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदी में ही चलाया जाएगा। ये बात हाँ 1925 के कानपुर अधिवेशन में कही गई गांधी जी की वजह से, ठीक है ना, कि सभी काम जो है कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति हो या महासमिति हो, जो भी काम होगा वो हिंदी में किया जाएगा कांग्रेस का। ये 1925 में कहा गया। इस प्रस्ताव से हिंदी आंदोलन को बड़ा बल मिला। 1927 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, वास्तव में देखिए कथन इनके ठीक ठाक हैं, इसीलिए मैंने कहा गांधी जी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़ा सीरियस देखेंगे। गांधी जी ने फिर 1927 में क्या लिखा हुआ भाई, वास्तव में ये अंग्रेजी में बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। समझ रहे ना, गांधी जी ने कहा था। अब सिंपल सी बात है भाई, अब हमारी जो मेजॉरिटी जनता है ना, 99% से अधिक जनता जो है वो सामान्य भाषा जानती है, हिंदी भाषा जानती है ना, और आप वहाँ जाके अंग्रेजी होंक रहे हैं। तो जब लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आपकी बात वो समझेंगे कैसे, मोटिवेट कैसे होंगे, कैसे आंदोलन में भाग लेंगे भाई। तो यही बात उन्होंने कहा था 1927 में। तो ये लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं। कौन? वो नेता लोग, अंग्रेजी रंगरूट लोग, है ना। और जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में भी 3 महीने के अंदर सीखी जा सकती है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, जितना स्टेटमेंट है सब ध्यान रखते रहिए, थोड़ा छोटा करें। अब 1927 में ही श्री राजगोपालाचारी, ये वही व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम और अंतिम क्या हैं, श्री राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम क्या है, मतलब थे वायसराय। ठीक है, भारतीय, नहीं तो लॉर्ड माउंट बेटन रहता है आखिरी। ठीक है, कुछ नहीं कहेगा तो हम वही लगाएंगे विकल्प में वायसराय। अगर हाँ भारतीय बोल दिया तो श्री राजगोपालाचारी बोलेंगे, विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन, गोपालाचारी और माउंट बेटन। हाँ, तो उन्होंने क्या किया 1927 में, राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी कि भाई आप लोग हिंदी सीखिए, क्योंकि वो साउथ से ही थे। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा तो है ही, उन्होंने कहा हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भाषा में राजभाषा भी होगी। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में। अब ये भी ध्यान रखेंगे 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट में, ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो जो फेस किए थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने क्या कहा, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भाषा की राजभाषा होगी, परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा जिससे कम से कम काम चल सके, इन्होंने कहा था। सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया गया। ठीक है, ये बात उन्होंने कहा था। 1929 में हम सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो थोड़े बड़े एग्जाम रहेंगे उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मान लो आपको एसआई देना हो, आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो है ये बात ख़त्म हो जाए फिर ख़त्म करेंगे। 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितना सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। ठीक है, क्योंकि भाषाओं की वजह से ही लड़ाई बाद में होने लग गई थी।
अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता है और ना ही हम किसी की बाधा को सहन कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिलना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद बंगाली थे, है ना। 1929 में, वर्ष 1931 में गांधी जी ने लिखा, यदि स्वराज, गांधी जी ने खूब हिंदी, मतलब हिंदी के हिमायती थे गुजराती, है ना। गुजरात में बहुत सारी, जैसे उन्होंने और जो भी पत्रिकाएं लिखी, कुछ दिन में कई बार अंग्रेजी में या गुजराती में लिखा, फिर उन्होंने जैसे नवजीवन है ना, उन्होंने कन्वर्ट किया यंग इंडिया से नवजीवन में। तो यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है, तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है, तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी जनता की बात जनता की भाषा में करने के पक्षधर थे। कभी आप कल्पना करिए कि गांधी जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दो जगह से डिग्री हासिल करके आए थे, बैरिस्टर का यानी कि एडवोकेट का, मस्त, वो भी हैट वैट अपने ज़माने में लगा के चलते थे, जूता और सूट वूट पहन के। लेकिन जब भारत में आए तो वो सिर्फ एक धोती में रहने लगे। उन्हें पता था कि अगर मुझे अपनी बात किसी के पास पहुंचानी है तो मुझे उन्हीं में से एक दिखना चाहिए। इस चीज़ को समझिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है। गांधी जी अगर खूब बढ़िया कोट वोट पहनते, है ना, जैसे बहुत सारे हमारे नेता पहनते रहे, तो वो कम प्रचलित होते हैं। जैसे मान लीजिए पटेल साहब जो हैं, पटेल साहब को प्रधानमंत्री पद के लिए ज़्यादा लोगों ने वोट डाला कि भाई वो बने, क्योंकि उनका पहनावा एकदम से शुद्ध देसी था, धोती उती पहनते थे। कहीं न कहीं ऐसा नहीं है, नेहरू जी भी धोती उती पहनते थे, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं सूट वूट में भी उनका जो है चलता था। लेकिन अब पूरी तरीके से आप अंग्रेज देखें और आप भारतीयों की बात करेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा ना लोगों को कि यार ये मतलब क्या। तो आपको उन्हीं में से एक दिखना होता है, ये स्ट्रेटेजी है। तो गांधी जी जब तक पढ़ते रहे तब तक तो चलो ठीक है, मस्त एकदम से वेस्टर्न कल्चर में पहनते थे, हैट वैट लगा के चलते थे, हैं। उसके बाद जब भारत में आए, उन्होंने समस्याओं को देखा, उन्हें समझ में आ गया कि अब गांधी जी इतने बड़े पॉपुलर इसी की वजह से तो हो पाए, क्योंकि वो दिखता था, भारत के गरीब लोगों का लक्षण उनके अंदर दिखता था। तभी हाफ न्यूड मैन यानी कि अर्धनग्न फकीर कहा था, किसने? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को, क्योंकि वो फकीर जानबूझ के बन के रहना चाहते थे। तभी तो जब भी एक बात कहते थे, पूरे भारत में वो बात फैल जाती थी, है ना, आग की तरह। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तेज होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के आंदोलन भी बढ़ता गया। 20वीं सदी के चौथे दशक में, यानी कि 1930 से 40 के बीच में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन 1942 से 45 तक समय ऐसा था जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। तब राष्ट्रभाषा के उत्प्रोत जितनी रचनाएं हिंदी में लिखी गई, उतनी शायद किसी और भाषा में नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं कोई नया टॉपिक शुरू हो। हाँ, अब क्या है, राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थान जो रहे हैं उनको फटाफट देख लेते हैं, और फिर देखें थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है, दूसरा बना लें, हाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी ठीक है, अभी ज़्यादा है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद फिर एक पार्ट आएगा, है ना। और ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इसमें एंटरटेन का कोई मतलब ही नहीं है, और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको बेहतरीन तरीके से देखिए, है ना। कुछ चीज़ें जो है आपके जरूरी नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद आगे वीडियो देखते रहिए, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।